हमारी आज की कहानी समाज के अलग अलग चेहरों की कहानी है, उसकी सोच की कहानी है। हालांकि ये समाज हमसे ही बनता है और ये हमारा ही सृजन है, लेकिन हमारा ही बनाया हुआ समाज हमारी सोच, हमारे जीने के तरीके को नियंत्रित करने लगता है। समाज बहुत जल्द आलोचनात्मक हो जाता है, जिस बात से हम सब डरते हैं, और कभी कभी यही डर हमसे गुनाह करवा देता है। मैडम जी, हमारा बच्चा खो गया है, हमको बड़े साहब से मिलना है। आइए। साहब जी, हमारा बच्चा खो गया है, कहीं नहीं मिल रहा है। एक मिनट, आप बैठिए। बच्चा नहीं मिल रहा है मतलब? पता नहीं साहब, हमारे साथ मंदिर गया था, उसके बाद से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर गया था तो यहीं कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नहीं साहब, हर जगह ढूंढ ली, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और वो दूसरे बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा बच्चा नेत्रहीन है, उससे कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, आप घबराइए मत, पूरी बात बताइए। आजा, देख संभाल के, सीढ़ी है, आजा। अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आए हैं, आजा। मैं तो भगवान को देख भी नहीं सकता। आप जाके पूजा करिए, मैं यहीं रुकता हूँ। अच्छा ठीक है, तू बदमाशी मत करना, यहीं खेल, हम अभी आते हैं, जा। आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला। राजू, ए राजू, राजू। भाई साहब, आपने एक छोटे से बच्चे को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। राजू। बच्चे की कोई फोटो है आपके पास? जी साहब, है। ये साहब, मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, मेरा एक ही सहारा है, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, आप घबराइए मत, हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो घर से बाहर निकल साला, नहीं तो घर में घुस के मारेंगे तुमको। कौन है रे? कौन है श्रीवास्तव? काहे चिल्ला रहा रे? हाँ, काहे चिल्ला रहा है? ऐसा भोले बन के पूछो जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। हेलो, मेरी मुर्गी चुरा रहे हो तुम? मार के फेंक देंगे साला, झूठा इल्जाम लगाया तू। अरे चोर दिखते हैं तुमको? चोर दिखते हैं? काट के फेंक देंगे। सर, मंदिर के आसपास, गांव में, हाईवे पर, हर जगह बच्चे को ढूंढा है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला सर। अमित, बच्चा नेत्रहीन है, आसानी से अगवा किया जा सकता है। सभी नाकों पर बच्चे की फोटो भिजवा दो, और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, सब पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। काहे झगड़ा मोल लेते हैं? तो क्या करें, चूड़ियां पहन के बैठ जाएं? हरामी साला, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप झगड़ा मत करो, हमें डर लगता है। डर लगता, जाओ मैके चली जाओ। अरे, बिट्टू को मारने की धमकी दी है। बिट्टू हमारा कोई मुर्गी है जो मार डालेगा, काट डालेगा?
साहब देखो ना क्या कर दिया। आप लोग अपने अपने घर जाइए। रात को कितने बजे हुआ है? साहब हाथ पे गड़ासा चल गया। आप कह रहे हैं कि बखत देखते क्या हो रहा था। साहब हमारा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया साहब, सब लूट लिया। रात को अच्छे खासे सो रहे थे, आके घड़ा से चला दिए। उसके बच्चे मर जाए, उसका खानदान चल जाए। किसकी बात कर रही हो? साहब पूरा गांव जानता है कि किसने किया है। वही है मातो। एक बार मेरा जख्म सूख जाए ना साहब, उसका दोनों हाथ लगा के तो नाम बदल देना मेरा। सर, इनके और इनके पड़ोसी मातों की पुरानी दुश्मनी है। पहले भी आपस में कई बार लड़ चुके हैं। देखो, हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच संयम रखो, वरना हाथ तो गया है, खुद भी जेल में जाओगे। मातो, मातो, क्या हुआ साहब? क्या हुआ? तलाशी लो इसके घर की। ओके सर, तुम लोग घर में जाओ। साहब क्या हुआ साहब? देखिए, कल जब रामजी भाई पे हमला हुआ उसमें हमारा कोनो हाथ नहीं है। कल तो गालियां देके बात कर रही थी, आज रामजी भाई हो गया। साहब वो कल थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया था। पड़ोसी में हो जाता ना साहब कभी कभी। पड़ोसी एक दूसरे पर जानलेवा हमला भी नहीं करते। साहब देखिए, ये सच कह रहे हैं। कल रात को जब हमने चीख सुनी तो हम बाहर देखने गए और देखा कि रामजी भाई का हाथ कट गया था और खून बह रहा था। साहब तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी थी? नहीं साहब, वो थोड़ा गुस्से में बोल गए थे हम। सर, ये देखिए, घर के पीछे रखा हुआ था। अरे साहब, एक कुल्हाड़ी से हाथ तो का छोटा डाली तक नहीं कटेगा, इसीलिए तो पिछवाड़े में पेड़ के पीछे पड़ा हुआ था। वो हम देख लेंगे, इसको जांच के लिए भेजो। ओके सर। सर, आस पड़ोस में सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन शक किसी पर भी नहीं जा रहा है। और इस मातो पे? सर, मातो और श्रीवास्तव में छोटी मोटी झड़प होती रहती है, लेकिन इससे पहले एक दूसरे की जान लेने की बात तो कभी नहीं हुई। या तो हो सकता है कि इस बार पानी सर से ऊपर चला गया हो और मातो ने बदला लेने की सोची हो। काट कर फेंक देंगे। उस मातो पे नजर रखो। ओके सर। मातो के घर से जो कुल्हाड़ी मिली थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, कुल्हाड़ी पे तो कोई खून के निशान नहीं है। या तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कटा हुआ हाथ गया कहाँ? जैसे श्रीवास्तव को मार लगी होगी वो चीखा होगा, उसके चीखने के बाद इतना वक्त देकर उसके कटे हुए हाथ को उठाने का रिस्क लेगा कौन? एक कटा हुआ हाथ लेकर के जाना थोड़ी अजीब सी बात। आसपास का पूरा इलाका छान मारो, मुजरिम ने हो सकता है कि वो हाथ कहीं ना कहीं तो फेंका होगा। ये कटा हुआ हाथ ही हमें उस वार करने वाले तक पहुंचा सकता है। ओके सर। साहब, मेरे बच्चे को कुछ पता चला? देखिए, ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आप सब तो यहाँ बैठे हो, फिर उसे कौन ढूंढ रहे हैं? देखिए, आपके बच्चे की तलाश जारी है। आसपास के इलाकों से लेकर पुलिस स्टेशन से अस्पताल तक हर जगह खोज रहे हैं हम उसे। अस्पताल? सब ठीक तो है? कहीं मेरे बच्चे को कुछ? देखिए, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है। प्लीज आप घर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बुलाएंगे। साहब, क्या कर रही हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा दुख एक माँ का होता है जब उसका बच्चा उससे बिछड़ जाता है, और यहाँ सुभद्रा सिर्फ एक माँ नहीं है बल्कि एक नेत्रहीन बच्चे की माँ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसका बेटा गया कहाँ? वो देख नहीं सकता था, इस वजह से उसे पता था कि वो बिना किसी सहारे के कितनी दूर तक जा सकता है। तो क्या वो अपने बचपने में खिलवाड़ में कहीं भटक गया था, या फिर वो सही में किसी मुसीबत में फंस गया था? लेकिन इस गांव से अलग उस गांव में हुए हादसे का इस हादसे से भला क्या संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि वो नेत्रहीन बच्चा कहाँ है? सर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री शीटर्स थे, मैंने सबसे कड़ी पूछताछ की है। सर, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी राजेश को उठाया होगा। पैसों को लेकर किए गए किडनैपिंग का केस नहीं लगता हमें। बच्चा नेत्रहीन है, हो सकता है रास्ता भटक गया, या फिर कहीं दूर निकल गया, या फिर बच्चे की अपंगता से परेशान होकर उसकी मां ने उसे कहीं छोड़ दिया, या उसके साथ कुछ कर दिया। अमित सर, सुभद्रा के आस पड़ोस में कड़ी पूछताछ करो। ठीक है सर। साले महतो के दोनों हाथ दोनों पैर न काटे तो कहना ना अंधेरे का फायदा उठा के वार किया है। क्या है बे? क्या देख रहा खड़े होके? झुक रही हो रही है? भागता है कि देख हाथ थमा के आए।
आराम से भाई, आराम से। बिट्टू, आज तुमने अपना होमवर्क किया है ना? देखना, आज सर तुम्हें इनाम देंगे। वो इनाम नहीं देते, वो छड़ी से मारते रहते, और इसलिए ना गौरी को भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो मार ही पड़ेगी ना। स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है। बड़ा आदमी है ना सिर्फ झगड़ा करते रहते। ऐसे नहीं कहते। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बिट्टू। पापा कैसे हैं तुम्हारे? हाथ कट गया उनका। टेंशन मत लो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। कितने भी अच्छे हो जाए, हाथ तो नहीं आएगा ना वापस उनका। अच्छा वो हाथ कट गया। ऐसे नहीं कहते, पापा है वो तुम्हारे। तो कितना मारते हैं वो। अच्छा वो हाथ कट गया, अब मारेंगे तो नहीं ना। मैंने कहा ना ऐसे नहीं कहते। चलो। रोज का बहाना है, स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी तो क्या करेगी? ले चालू, लगा चालू। स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी। घूर क्या रही है? क्या घूर रही है? चप्पल उठाऊं क्या? अरे पागल हो गए हो क्या? कोई ऐसे मारता है लड़की को? तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया इसको। अगर स्कूल नहीं गई ना, चमड़ी निकाल डालूंगा इसकी, याद रखना। रोते नहीं बेटा, पापा को गुस्सा आ जाता है ना, इसलिए। चलो अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। दोनों बहुत ही लड़ते थे साहब। पहले तो बस गर्मा गर्मी होती थी, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से हाथापाई पे उतर रहे हैं साहब। अच्छा एक बात बताइए, मातो श्रीवास्तव की मुर्गियां चुराता है क्या? ये हम कैसे बताए साहब, पर उनके घर में मांस तो पकता ही रहता है। मातो की माली हालत कैसी है? अच्छी है साहब, उसके घर में मवेशी भी है, मुर्गी, बकरी, बैल, भैंस। सुभद्रा को कब से जानती हैं आप? सुभद्रा शादी करके इस गांव में आई तब से। अपने नेत्रहीन बच्चे से परेशान तो नहीं थे ना वो? नहीं साहब, वो तो बहुत प्यार करते थे अपने बच्चा से, पर सुभद्रा है बहुत बदनसीब। बदनसीब मतलब? मतलब क्या साहब, माँ बाप मर गए, फिर नेत्रहीन बच्चा पैदा हुआ, फिर पति मर गया, अकेले संभाला नहीं जा रहा था बच्चे को। संभाला नहीं जा रहा था मतलब कि एक तो बच्चा नेत्रहीन था, ऊपर से वो बहुत चंचल था, कभी यहाँ गिरता था कभी वहाँ गिरता था। सुभद्रा तो दिन रात उसके पीछे भागा करती थी। साहब सुभद्रा हमेशा एक ही बात कहती थी, पता नहीं हमारे बच्चे को किसका नजर लगी, अब जिंदगी भर भुगतेगा। अब कल को हम नहीं रहेंगे तो कौन देखभाल करेगा? इससे अच्छा तो मरा हुआ ही पैदा होता। मतलब वो बच्चे से बहुत परेशान थी, है ना? हाँ साहब, कई बार हमने उसको अकेले में रोते हुए देखा है। क्या हुआ बहन, काहे रो रही हो? अरे होना का था, आज गर्म पानी गिरा दी, जरा सी चूक हो जाती तो खुद भी जलता और हमको भी जलाता। हमारे तो करम ही फूट गए, जो भी अंधा बच्चा पैदा हुआ। गौरी, कल तो स्कूल आने वाली है। आना तो पड़ेगा ना, बाबा से आज बहुत मार पड़ी है। मेरे बाबा तो मार भी नहीं सकते, उनका हाथ जो कटा है। अगर तेरे पापा का हाथ कट जाए तो गांव में सब लोग डर जाएंगे। कल मैं घर से तो निकलूंगी, लेकिन स्कूल नहीं आऊंगी, देख लेना। अरे ये देख, क्या हुआ? ये देखो। तुम अपने बच्चे से बहुत परेशान थी। परेशानी काहे की? शादी के 7 साल बाद उसका जन्म हुआ था। तुमने बताया कि तुम उसे मंदिर लेकर भी गई थी जी। और तुमने ये भी बताया कि तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। जी नहीं। तो फिर जिस दिन वो गायब हुआ, उस दिन तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? समय खराब था साहब, मुझे क्या पता था कि... समय खराब था या ये बात तुम्हें पहले से ही पता थी कि वो कहीं चला जाएगा? क्या मतलब? पूछताछ से हमें ये पता चला कि तुम अपने बच्चे से परेशान थी। अगर वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाता तो तुम्हारी जिंदगी तो आसान हो जाती ना। उसके मेरी जिंदगी में ना रहने से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन अगर मेरा बेटा आप लोगों ने वापस नहीं किया तो मैं यहीं पे पुलिस स्टेशन में अपनी जान दे दूंगी। अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ। स्कूल का अरगोना चेक करो, देखो कहीं कोई सुराग मिलता है क्या। ओके सर। सर कुछ दिनों पहले श्रीवास्तव जी का हाथ किसी ने काटा था, कहीं ये नहीं, ये वो बात नहीं है। पुराने कटे हुए हाथ पे चमड़ी सूख के हड्डी से गल जाती है, जबकि इस पे अभी भी खून के ट्रेसेस मौजूद हैं। और दूसरा ये देखने से लग रहा है किसी छोटे बच्चे का हाथ। आपके स्कूल में कोई वारदात हुई है क्या? नहीं सर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। यादव, इस हाथ को फॉरेंसिक के लिए भेजो, जरा पता करो आसपास में कहीं कोई बच्चा मिसिंग हुआ है क्या, या कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या। सारे हॉस्पिटल्स चेक करो।
हमें ये पता लगाना होगा कि ये हाथ किसका है और यहाँ कैसे है। ओके सर, मेरे ख्याल से हमें आज स्कूल बंद कर देना चाहिए। सर ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स तो उनको लेके भी चले गए। और मुझे भी अब नहीं लगता कि कोई भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा। स्कूल में साफ सफाई कौन करता है? नंकू करता है सर, लेकिन वो कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता। जाओ तो। जी सर, पूरा स्कूल छान मारा पर कहीं कुछ नहीं मिला। यादव, इस ननकू को बुलाओ और टीचर से पूछताछ करो कहीं दो बच्चों के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई। ओके सर। साहब, ये ननकू। नमस्ते साहब। कल स्कूल क्यों नहीं गए थे? साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था साहब। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें स्कूल के पास में कोई संदिग्ध बात नजर आई क्या पिछले 1-2 दिन में? या वहां कोई बच्चा घूम रहा हो जिसको तुमने देखा हो? नहीं साहब, स्कूल में तो मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। हाँ साहब, लेकिन एक छोटा बच्चा देखा, शायद खो गया था, जैसे रास्ता ढूंढ रहा हो। कहाँ देखा? सब जंगल के बाजू से जो हाईवे का रोड जाता है ना, वहीं पे। सब मैं वहां पे जाता हूँ चाय पीने के लिए। और क्या देखा तुमने? उसके बाद फिर हम सर जा रहे थे तो देखा कि बच्चा वहां पे था नहीं। यादव, इसका स्टेटमेंट लो और बच्चे का स्केच बनाओ। ओके सर, चलिए। देखिए, आपके बेटे के बारे में कुछ पता चलेगा तो हम आपको बुलवा लेंगे। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल रहा है कि काटा हुआ किसी मरे हुए आदमी का नहीं है बल्कि किसी जिंदा आदमी का है। हाथ किसी 8-10 साल के बच्चे का है। यादव, हो सकता है कि ये बच्चा अभी भी जिंदा हो। दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही थी। बच्चे का गायब होना, परिवारों की लड़ाई, किसी एक के हाथ का कटना और किसी दूसरे हाथ का बरामद होना, वो भी एक ऐसे इंसान का जो शायद जिंदा था। पुलिस एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती तो एक नया सवाल खड़ा हो जाता। क्या वाकई इसारी गांव से गायब हुए बच्चे का सालेमपुर गांव में हो रही घटनाओं से कोई वास्ता था? और अगर हाँ, तो ऐसा कौन हो सकता था जो एक साथ कई वारदातों को अंजाम दे रहा था और उसी सफाई से पुलिस की आंखों में धूल भी झोंक रहा था? उसकी पहचान के लिए पुलिस ने अपनी तहकीकात की रफ्तार तेज कर दी। सर, 5 दिन पहले इसारी पुलिस स्टेशन में एक 10 साल के नेत्रहीन बच्चे गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट का कहना है कि जो हाथ हमें मिला था वो भी किसी 8 से 10 साल के बच्चे का ही है। इसारी तो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। अगर उतनी दूर से कोई नेत्रहीन बच्चा यहाँ तक आता है तो किसी न किसी के तो साथ आया हो। तुरंत इसारी पुलिस स्टेशन में संपर्क करो। ओके सर। आज स्कूल में कोई नहीं आएगा, बस हम 3 लोग ही रहेंगे। मेरी मम्मी तो कह रही है कि आज स्कूल में सब लोग आएंगे। मेरे पापा तो जब देखो मुझे घर से भगाने के लिए डांटते रहते हैं। मेरे बाबू ने भी मुझे आज बहुत डांटा, हमको स्कूल नहीं जाना। तो नहीं जाते हैं ना? अगर घर में डांट पड़ी तो बताएंगे ही नहीं। लेकिन मेरी मम्मी तो स्कूल में ही रहेगी ना। अरे कह देंगे कि पेट पे दर्द हो रहा था इसलिए। लेकिन स्कूल जाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? स्कूल के पीछे जहाँ हम लोग खेलने जाते हैं। सिर्फ 9 स्टूडेंट आए। मेरा बेटा बिट्टू और गौरी वो भी रास्ते में ही है, बस आते ही होंगे। और बाकी सब लोगों के घर जाके मैंने समझाया, लेकिन सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। डर तो लगेगा ना मैडम, और यह हादसा कोई छोटा मोटा हादसा तो था नहीं, और पता नहीं वो हाथ कौन से बच्चे का था। ये भी हो सकता है कि वो जो कटा हुआ हाथ था वो उसी नेत्रहीन बच्चे का है जो इसारी गांव से लापता हुआ और उसकी मां भावनात्मक होने की वजह से उसकी पहचान नहीं कर पाई। जी हाँ सर, और ननकू के दिए विवरण पर जो स्केच बनवाया है वो उसी बच्चे का है। वो भी नेत्रहीन था, लेकिन उसकी मां ये सब मानने को तैयार नहीं है। सर, हाईवे से जो रास्ता जंगल की तरफ जाता है, हमने वहां पर अच्छी तरीके से छानबीन की है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर सवाल ये उठता है कि राजेश कहाँ है? यादव, घसीटने के निशान नहीं है। इसका मतलब बच्चे की लाश को कहीं से लाकर यहाँ फेंका गया हो। इस बच्चे की बॉडी के कुछ पार्ट्स मिसिंग है, खासकर हाथ। मतलब जो हाथ स्कूल में मिला था वो इसका हो सकता है। फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर, ये देखिए, लगता है बच्चे को इसी से बांध के रखा गया होगा। ये दोनों चीजें फॉरेंसिक में भेजो। ओके सर। बाकी के बॉडी पार्ट्स पोस्टमार्टम के लिए भेजो और वेरीफाई करो कि जो हाथ हमें मिला था वो इसी बच्चे का है या नहीं। ओके सर। यादव, एक नेत्रहीन बच्चे को मारने के पीछे किसी का क्या मोटिव हो सकता है? कोई जमीन वमीन का चक्कर? नहीं सर, जमीन का तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये गरीब है। ये सारी पुलिस का तो यहाँ तक कहना है कि इस बच्चे गायब होने में कहीं इसकी माँ का तो हाथ नहीं है। सुभद्रा? लेकिन वो ऐसा क्यों करे?
सर उनका कहना है कि सुभद्रा अपने बच्चे का बोझ नहीं उठा पा रही थी। बच्चे के नेत्रहीन होने से 24 घंटों ख्याल रखती थी। और सर ऊपर से गांव में से कोई भी इस बच्चे को नाम से नहीं बुलाता था, सब के सब अंधा ही कह के बुलाते थे। यादव, लोग जुर्म होने के बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार नहीं होते। हो सकता है मुजरिम कोई और हो, मोटिव कुछ और हो। ये जमीन किसकी है? सर श्रीवास्तव के दामाद की। श्रीवास्तव? वही जिसका हाथ कट गया था? हाँ सर, उसके दामाद राधे की। राधे? आखिर हमारी क्या गलती है सर? हमारा क्या लेना देना इन सबसे? यही तो हम जानना चाहते हैं राधे सर। जहां से लाश मिली वो जमीन तुम्हारी है? हाँ, लेकिन वो तो बंजर है। तुम जाते हो वहां? नहीं। नहीं? कभी कभी जाते हैं सर। जब वो जमीन बंजर है तो वहां कभी कभी क्या करने जाते हो? सर मतलब वो जमीन हमारी है, कोई चार तार लगा के वहां पे कब्जा कर लिया तो। और सर आपको पता है ना कि यहाँ पे लोग कैसे जमीनों पे कब्जा करते हैं। जहां से लाश मिली वो जमीन तुम्हारी। जिस स्कूल में कटा हुआ हाथ मिला उस स्कूल में तुम पढ़ाते हो। तुम्हारे ससुर का हाथ काट दिया गया। इस सारे हादसों में तुम्हारा नाम कॉमन आता है। ये कनेक्शन क्या है, समझाओगे जरा? सर हमारा कोई हाथ नहीं है इन सब में, आप हमारा यकीन कीजिए सर। अगर यहां से बाहर निकलना चाहते हो तो सच बोलो। जब तक ये सच नहीं बोलता इसको यहीं रखो। ओके सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर हमारा यकीन कीजिए सर। साहब, इन सब में इनका हाथ नहीं हो सकता है। ये तो हिंसा से अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। टीवी पे भी जो कोई मार धार की फिल्म आती है तो वो चैनल चेंज कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिस तरह आपके पिताजी का हाथ काटा गया उस वक्त आप दोनों कहाँ थे? साहब घर में सो रहे थे, अचानक से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। देखा तो जुम्मन भाई थे। उन्होंने बताया कि पापा का किसी ने हाथ काट दिया। 16 तारीख को आपके पति कहाँ थे? दोपहर में 2 बजे के आसपास। साहब 16 तारीख को स्कूल में ही होंगे। सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 4 बजे घर वापस आ जाते हैं। मैं किसी और की जमानत नहीं ले सकता साहब। आदमी होता क्या है और निकल क्या जाता है क्या मालूम। साहब अपनी बच्ची सुनीता तो ठीक है, लेकिन उस राधे का क्या बताऊं मैं आपको? क्या बताना चाहते हैं आप? साहब रामजी भाई तो राधे को कभी पसंद ही नहीं करते थे। उन्होंने राधे को कभी दामाद का दर्जा ही नहीं दिया। बिट्टू के जन्मदिन पर तो राधे की इतनी बेइज्जती की कि राधे रो ही पड़ा। अरे बिट्टू, कितना सुंदर केक है। देखो दीदी, मेरे नए कपड़े पापा ने दिलाए। अरे वाह, मेरा भाई राजकुमार लग रहा है। भैया पानी तो खत्म। पानी खत्म? रुक मैं ले गया। यहाँ क्या कर रहे हैं ऐसे चोरों की तरह? कुछ नहीं बाबूजी, वो पीछे हाथ में क्या छिपा रहे हैं? कुछ नहीं है। दिखाइए हमको क्या लिए। कह रहे हैं ना, दिखा कुछ नहीं बाबूजी। दिखा दो। पैसा चुराए हो? नहीं बाबूजी। बाबूजी हमारी बेइज्जती हो जाएगी बाबूजी। ये देखिए, खड़े हो जाओ चुपचाप। अध्यापक हैं, हमारी पैंट से पैसे चुरा रहे थे। अरे गलती हो गई हमसे जो अपनी बिटिया का ब्याह कर दिए तुमसे, चोर साला। पापा रहने दीजिए ना, तमाशा मत बनाइए। रहने दें। देखो बिटिया, जब बच्चे स्कूल में गलती करते हैं ना तो ये उनको मुर्गा बना देते हैं। बिट्टू बता रहा था, तो अब ये भी वही बनेगा, मुर्गा। नहीं तो पुलिस में लेके जाएंगे हम। मन मुर्गा। सर हाँ सर, वो पैसे हम नहीं चुराए थे क्योंकि हमको पैसों की बहुत जरूरत थी। बाबूजी से मांगते तो देते जरूर, लेकिन इतनी बातें सुना के देते कि बहुत बेइज्जती महसूस होती। इसलिए तूने पैसे चुराने की कोशिश की और बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसका हाथ काट दिया? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। चुप! ये बता बच्चे को क्यों मारा? सर हम किसी बच्चे को नहीं मारे। इसकी क्लास लगा दे रहे हो जब तक ये सच नहीं उगलता।
सर हमारी बात मानिए सर। एक आदमी पकड़ा गया, उसने मेरे बेटे का खून कबूला किया। देखिए, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अगर उसने जुर्म किया होगा तो वो कबूल भी लेगा। तो ठीक है, जब तक मेरे बेटे का कातिल नहीं मिल जाता मैं यही रहूंगी, यही पुलिस स्टेशन के सामने अनशन पर बैठूंगी। और मेरे बेटे को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी और ना पानी का एक बूंद पीऊंगी। सर, राधे के बारे में पूछताछ करने पर एक अजीब सी बात सामने आई है। 5 साल पहले उस पर एक स्टूडेंट से छेड़छाड़ करने की कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जो बाद में उस बच्चे के माँ बाप ने वापस ले ली थी। नेत्रहीन राजेश की बॉडी स्कूल टीचर राधे की जमीन से बरामद हुई थी, इसलिए वो इस केस का सबसे पहला संदिग्ध बना। पुलिस उससे हर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। क्या वाकई राधे का इस केस से कोई ताल्लुक था? क्या उसी ने राजेश की हत्या और श्रीवास्तव का हाथ काटा था? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस राधे से जानना चाहती थी। हमने कुछ नहीं किया सर, हमको कुछ नहीं मालूम। तेरे घर से जो कुल्हाड़ी मिली है ना, उस पे तेरे ससुर के खून के निशान। सीधा सीधा सच बोल दे, वरना इतना मारूंगा ना कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा तू। बताते हैं सर, सब कुछ सच सच बताते हैं। हमने ही बाबूजी पे हमला किया था। बाबूजी ने इतनी बेइज्जती करी थी हमारी कि हम कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाए। लोग मजाक उड़ाते थे हमारा। हमारे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे हम अपनी बेइज्जती का बदला लें। मेरे लिए मेरे पति की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। उस दिन जब बाबूजी और महतो में लड़ाई हुई तो हमको मौका मिल गया साहब। हमने सुना था कि कटे हुए हाथ को अगर तुरंत जोड़ा जाए तो डॉक्टर उसको जोड़ सकते हैं, इसलिए हमने वो हाथ वहां से उठा लिया। और बच्चे को क्यों मारा तू? साहब, हमने किसी बच्चे को नहीं मारा। हम तो उस बच्चे को जानते भी नहीं है। हमने सिर्फ अपने ससुर का हाथ काटा था बस, बाकी हम किसी बच्चे को नहीं मारे साहब। साहब, हमारी बिटिया कहीं खो गई है। हम बहुत खोजे लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। बैठिए आप लोग। आखिरी बार आपने अपने बच्चे को कहां देखा था? वो खेलने जा रही थी साहब, और फिर हम पासी में दूध लेने चले गए। माँ, मैं राजू और बिट्टू के साथ खेलने जाऊं? खेलने जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है। जल्दी आना बेटा। हम लौटे तो वो घर ना ही लौटी थी। जब 2 घंटा हो गया तो हमको बहुत चिंता होने लगी। हम बिट्टू के घर गए तो पता गिरा कि वो लौट आया है, पर हमारी बच्ची नहीं लौटी थी साहब। हमें घर जाने कहाँ चली गई। गौरी मेरे घर आई थी, फिर हम लोग राजू के घर गए। वहाँ से निकले तो खेलने गए, लेकिन थोड़ी देर में हम बोर हो गए थे। तो बोर हो गया, चलो उस तरफ चलते, खंडर की तरफ। पागल हो गई है क्या? माँ ने मना किया ज्यादा दूर जाके खेलने को। हम तो घर आ गए, फिर हमें नहीं मालूम गौरी घर गई या फिर खंडर। अंकल यही बस। अंकल यही हम लोग खेल रहे थे, फिर मैं घर चला गया। बेटा खंडर कहाँ है? उस तरफ। आप इसे ले जाइए। सर, खंडर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। अगर गौरी उधर गई होगी तो उसी रास्ते से गई होगी। चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गुप्ता, उठो से। गुप्ता, हाँ सर। ये तो अपने गौरी का है, ये तो अपने गौरी का है। किसी भी हादसे का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं बन पा रहा था। श्रीवास्तव के हाथ का कटना, मुर्गियों की चोरी, राजू का गायब होना और फिर उसकी लाश का मिलना, और स्कूल में एक कटे हुए हाथ का मिलना, और अब
गौरी का गुम हो जाना। लेकिन पुलिस को पूरा यकीन था कि इन सब में कोई ना कोई संबंध जरूर है, और पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या इस सब के पीछे किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का हाथ है। यादव 17 तारीख को राजेश के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई गई इसारी पुलिस स्टेशन, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 20 तारीख को राजेश की मौत, और 20 तारीख को ही श्रीवास्तव का हाथ भी कटा, और 21 तारीख को हमें स्कूल में कटा हुआ हाथ मिला था। राजेश की डेड बॉडी हमें जिस हालत में मिली उसकी बॉडी के कई हिस्से काट लिए गए, लेकिन हमें मिला सिर्फ हाथ। और 26 तारीख को गौरी मिसिंग हुई। तो मुझे यह बताओ कि श्रीवास्तव की मुर्गियां किस दिन गायब? सर 20 सितंबर को मातो और श्रीवास्तव के बीच में झगड़ा हुआ था मुर्गी गायब होने को लेकर, और श्रीवास्तव का कहना है कि एक हफ्ते पहले भी उसकी मुर्गी चोरी हुई। और 24 सितंबर को श्रीवास्तव और मनोज के बीच लड़ाई हुई। श्रीवास्तव का यह कहना था कि उसकी बकरियां चोरी हुई। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, इनका कनेक्शन क्या हो सकता है आपस में? यादव, सितंबर की शुरुआत से ही गांव में ऐसे हादसे होने लगे। अब हमें यह पता करना है कि ऐसा अचानक क्या बदलाव आया गांव में जिसकी वजह से ऐसी चीजें होने लगी। गांव में होने वाली हर एक्टिविटी पे नजर रखो, और खास करके उस स्कूल के आसपास। हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर गौरी जिंदा है तो उसकी जान को खतरा है। हमें जल्द से जल्द गौरी तक पहुंचना होगा। यस सर। अचानक से सालेमपुर गांव में हादसों पर हादसे होने लगे थे। पुलिस गौरी की तलाश कर रही थी। आखिर कहां थी गौरी, किसके पास थी और किस हाल में थी, जिंदा भी थी या नहीं? पुलिस ने किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी थी। पुलिस गांव में सब पर नजर रख रही थी, और इसी बीच पुलिस को गौरी की लाश मिली। एक तरफ राजेश की मां सुभद्रा खाना पीना छोड़कर अनशन पर बैठी थी, इस धमकी के साथ कि जब तक उसके बेटे के कातिल का पता नहीं लग जाता वो इसी तरह अपना विरोध करती रहेगी। दूसरी तरफ गांव वालों का पुलिस के प्रति रोष बढ़ रहा था, और उन्होंने चौकी का घेराव कर लिया। पुलिस प्रशासन हाय हाय, 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 पुलिस प्रशासन हाय हाय। क्या हो रहा है सब? देखिए, हमारे गांव में बहुत दहशत फैली हुई है। हम उनको बताएंगे क्या हो रहा है। हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं अपने गांव में। क्या हुआ साहब? हम भी वही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। हमारे गांव में पहले मवेशी गायब हो रहे थे, अब छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तुम में से ही कोई एक कर रहा है, और हो सकता है कि इस वक्त वो तुम्हारे साथ यहाँ नारे लगाने भी आया हो। इसलिए अगर अपने बच्चों की सलामती चाहते हो ना, तो चुपचाप पुलिस का साथ दो और अपने आसपास नजर रखो। चलो अब जाओ। बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, हमको कार्रवाई चाहिए। एक बार बोला ना जाइए। बाहर निकालो इनको। चलो चलो निकलो। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने क्या किया है? शालिनी जी, जब से आप इस गांव में आई हैं, जानवरों की चोरी और भी कई हादसे बढ़ गए। इससे पहले सब कुछ ठीक था। आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं मुर्गी क्यों चुराऊंगी? अच्छा ये बताइए, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। स्कूल में राधे सर और शालिनी इसको छोड़कर सब नॉन वेजिटेरियन है। उन दोनों को कभी मीट खाते हुए देखा नहीं सर स्कूल में। स्कूल में कभी आप नॉन वेजिटेरियन खाना लेके गई नहीं? मुझे स्कूल में नॉनवेज खाना पसंद नहीं, इसलिए मैं कभी नॉनवेज नहीं लेके गई। अक्सर मांस खरीदने वाले मांस कटवा के धुलवा के खरीदते हैं, लेकिन आप हमेशा जिंदा मुर्गियां खरीदती हैं। काटता कौन है? मैं काटती हूँ। अच्छा, आप सिर्फ मुर्गियां और मवेशियां काटती हैं या जिंदा इंसान भी काटती हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों जिंदा इंसान काटूंगी? गुप्ता सर, हमने आपके घर पे नजर रखी थी। ये हड्डियां आपने अपने घर के बाहर डाल के दबा दी थी। उन हड्डियों को जब हमने टेस्ट के लिए भेजा तो पता चला कि इसमें कुछ इंसानी हड्डियां भी हैं, बच्चे की उंगलियों की हड्डियां। अब सीधा सीधा सच बताओगी या अपना तरीका अपना है? मुझे पता ही नहीं लगा कि कब उसे खून और मांस अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि दीपू को नॉनवेज पसंद है, जबकि मैं पूरी वेजिटेरियन हूँ। फिर भी मैं उसके लिए मार्केट से नॉनवेज डिशेस लाती थी, पर उसने नहीं खाया। जल्द ही मेरी समझ में आ गया कि दीपू को मांस खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे मांस कटाते हुए देखना अच्छा लगता है। फिर अचानक एक दिन मैं घर आई और मैंने देखा कि दीपू एक मुर्गी को पकड़े हुए है और उसे बड़ी बेरहमी से काट रहा है और उसके हाथ में खून लगा हुआ है। मैंने बहुत डांटा दीपू को, बहुत गुस्सा किया। उसने खाना पीना छोड़ दिया
मुझे लगा मुझे अगर अपने बच्चे को बचाना है तो उसके इस अजीब शौक के लिए उसे जानवर देना ही पड़ेगा। मैं हर रोज उसके लिए कसाई की दुकान से एक जिंदा मुर्गी लाती। फिर उस दिन मैंने स्कूल में वो कटा हुआ हाथ देखा तो मैं समझ गई कि ये दीपू ने किया। और मैंने दीपू से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने एक छोटे से बच्चे के हाथ में खरोंच से खून निकलता हुआ देखा और वो उसके पीछे चला गया। उसने उसको मार दिया। फिर मैंने उस बच्चे को जंगल में ही काट दिया। सर, एक दिन मैं स्कूल गई हुई थी। पीछे से बिट्टू और गौरी आए खेलने के लिए, बुलाने के लिए दीपू को घर आए, पर दीपू ने मना कर दिया। उसके बाद गौरी को अकेला देखकर दीपू ने गौरी का पीछा किया और उसे भी मार दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है। अगर मैं उसकी जरूरत पूरी नहीं करूंगी तो वो अपनी जरूरत के लिए कुछ भी करेगा और फिर लोग उसे पागल, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे और कोई नहीं समझता कि वो बीमार है और वो पकड़ा जाता। आप तो एक शिक्षिका है ना, दूसरों को ज्ञान देती हैं, उसके बावजूद ये मानसिकता। अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में आपने दूसरों के मासूम बच्चों को जान से मार दी और एक तरह से अपने बच्चे को अनाथ कर दिया। मां हमेशा ही अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरती है, ये उसकी ममता का स्वभाव है। शालिनी ने भी जो कुछ किया वो अपने बच्चे के लिए ही किया, वरना शायद उसके बच्चे को पागल घोषित कर दिया जाता। अपने बच्चे की मानसिक स्थिति को छुपाने के लिए उसने दीपू के अपराधों को छुपाने की पूरी कोशिश की। अगर सच में शालिनी अपने बच्चे का भला चाहती थी तो उसे उसका इलाज करवाना चाहिए था। क्या इस गलत सोच की जिम्मेदार सिर्फ वो मां शालिनी है या फिर हम सब भी हैं? क्या हमारा ये समाज बड़े आराम से शालिनी के बच्चे की बीमारी को स्वीकार कर लेता? उन दोनों बच्चों के लिए जितनी शालिनी जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार है हमारा ये समाज, जिसके डर की वजह से उसने ये गलत कदम उठाया। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। हाँ आई बोल। सचिन, अरे कुठे आहेस तू? कितना वक्त हुआ? थोड़ा लेट होया निकलने में। मैंने अभी हाईवे क्रॉस ही किया है, पौड रोड पहुंच गया हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। घाई नको करू, संभाल के आ। तू टेंशन नको घेऊ, ठेवू फोन मी। अच्छा आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो क्या झालं? स्विच ऑफ है। अरे क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगा वो। सचिन का फोन बंद आ रहा है। अरे बाबा, उसका फोन का बैटरी बंद हो गया होगा इसलिए। 2 घंटे पहले फोन किया था, बोला था आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमारे जीवन का हर दिन जिंदगी की आपाधापी में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वक्त की सुई अपनी रफ्तार से आगे तो बढ़ती जाती है, लेकिन अपने पीछे कई बार कुछ ऐसे घाव छोड़ जाती है जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। कहते हैं कि हर किसी को अपने अतीत को भुलाकर आज में जीना चाहिए और अपने कल के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर किसी का अतीत उसके आज में शामिल होकर उसके कल को बर्बाद कर दे तो। हेलो। ओहो, छोकरे को उठा लिया है। आपको कितना टाइम लगेगा आने में? सुरेंद्र। कौन? सुरेंद्र। राजेंद्र? हाँ सुरेंद्र। काय झालं? वो सचिन नांदेड़ गया था एक डिलीवरी के लिए। हाँ अभी तक आया नहीं है। तू येतो का माझे बरोबर? हाँ शांत रहा तो मैं 1-2 मिनट में आ रहा हूँ। उसको चल के देखते हैं। बस शर्ट पहन के आ रहा हूँ मैं अभी। ठहरो। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। आज दोस्त की याद आ गई। अरे नैना कब बस। हाँ दिमाग खराब होगा तुम्हारा? ये टाइम है इसे बात करने का? वैसे भी वो लोग टेंशन में है। हाँ माहितीये नहीं रे, तो सचिन घरी चाला नहीं, मर गया होगा ना तो अच्छा होगा। तूने मुझे धोखा दिया है,
शादी से पहले तो किसी और मर्द के साथ। मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मुझे तलाक चाहिए। सचिन की काफी देर पहले फोन पर अपनी मां से बात हुई थी। नांदेड़ से वापस लौटते वक्त उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके घर वाले उससे बेखबर थे। पर यह विद्या कौन थी? उसका इस कहानी से क्या लेना देना था? राजेंद्र और सुरेंद्र सचिन की तलाश में निकल चुके थे। अरे राजेंद्र, एक मिनट गाड़ी थामो। सचिन से तो गाड़ी नहीं है। राजेंद्र, ये तो सचिन की गाड़ी है। सचिन, 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 वो राजेंद्र, हाँ, इकडे ये देख। अरे सचिन, अंदर भी सचिन, सचिन डिलीवरी देने कहाँ गया था? वो नांदेड़ के पानगिरी गांव में गया था। यार, हाँ, सांभाळून जा। अब पोचला की फोन कर। हाँ, सचिन को नांदेड़ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था और ये ऑर्डर शादी के लिए था। जाते समय सचिन बहुत खुश था साहब। यहाँ पास में मोबाइल मिला है, स्विच ऑफ है। ये तो सचिन का फोन है साहब। हाँ, सचिन का फोन है। शिंदे, सचिन के कॉल रिकॉर्ड निकालो और सचिन नांदेड़ में जिस आदमी को ऑर्डर देने गया था उसके बारे में पता लगाओ। हो सकता है ये ऑर्डर सचिन को फंसाने के लिए जानबूझ कर दिया गया हो। सर, सचिन के पिता ने बताया कि ऑर्डर काफी बड़ा था। हो सकता है सचिन को इस ऑर्डर के लिए काफी पैसे मिले हों। पता लगाने की कोशिश करो कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का मोटिव पैसा तो नहीं है। सर। राजेंद्र जी, आपके परिवार की या सचिन की किसी के साथ कोई दुश्मनी या कुछ कहा सुनी? हाँ साहब, वो डिलीवरी के एक दिन पहले सचिन का डिलीवरी बॉय राम और छोटू से झगड़ा हुआ था साहब। सेठ, ये अभी इस डिलीवरी में ज्यादा पैसा लगेगा। ज्यादा मतलब जितना आपने बोला था उतने में नहीं होगा अभी बस। अरे पहले तो कुछ बोला नहीं यार, और अब जब कल जाके डिलीवरी करनी है तो ज्यादा पैसे मांग रहा है। रहने दे, मैं खुद डिलीवरी कर लूंगा। अच्छा, हम भी देखते हैं कैसे डिलीवरी करते हो तुम। उस समय तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि साहब सचिन के साथ वो लोग कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन अब जब सचिन गायब है तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने सचिन के साथ कुछ किया है। कहाँ रहते हैं राम और छोटू? साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। सब हमने कुछ नहीं किया साहब। सर, ये रहा सचिन का कॉल रिकॉर्ड। सर, मैंने सचिन का मोबाइल चेक किया। जिस दिन सचिन गायब हुआ था उस दिन उसके मोबाइल पे टोटल 12 कॉल आए थे, जिसमें से उसने 5 रिसीव किए थे, बाकी के 7 उसके मिस कॉल में चले गए। सर, सचिन को पहला कॉल योगेश राणा का आया था, जिसे मिठाई की डिलीवरी देने में खुद गया था। उसके बाद उसकी मंगेतर प्रीति और उसके एक दोस्त संतोष का कॉल आया था। आखिरी कॉल उसे उसकी माँ का आया था। सर, इसके अलावा उसके मोबाइल पे कई बार एक लैंडलाइन से मिस कॉल आया है, जिसे उसने सिर्फ एक बार रिसीव किया है। अब हमें यह पता करना होगा कि सचिन की इन सब लोगों से क्या बातचीत हुई थी। शायद कोई क्लू मिले। ये राम और छोटू ने मुंह खोला? जी अभी तक नहीं सर, लेकिन पीएसआई साहब उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कहाँ है सचिन? क्या किया उसके साथ? हमको कुछ नहीं पता साहब। सेठ कहाँ पे? हमने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो भागे क्यों? क्योंकि एक दिन पहले सेठ से बहस हो गई थी हमारी। हमें लगा कि आप लोग हम पे शक करेंगे, हम डर गए थे साहब। जब तक ये सच ना बोले अच्छे से खातिरदारी करो इनकी।
सर, मिठाई की डिलीवरी कब तक मिलेगी ये जानने के लिए मैंने सचिन को कॉल किया था, और कुछ नहीं सर। हाँ सर, मैंने सचिन को कॉल किया था। हम दोनों कॉलेज से दोस्त हैं। उसका मैसेज आया था कि वो नांदेड़ आ रहा है कुछ डिलीवरी के लिए, तो हमने यहाँ मिलने का प्लान किया। हम दोनों काफ़ी समय से मिले भी नहीं थे। बाद में उसको कुछ लेट हुआ तो उसने प्लान कैंसिल किया सर। सर मैंने तो उसे इसलिए फ़ोन किया था ताकि वो खाना खा ले। काम के आगे खाने का ध्यान नहीं रहता था उसे। सर मुझे तो लगता है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इन सब के पीछे रूपाली का हाथ हो सकता है। रूपाली? रूपाली सचिन के पापा के दोस्त सुरेंद्र जी की बेटी है। सचिन को पसंद करती है वो। रूपाली की माँ ने तो बवाल ही खड़ा कर दिया था। सचिन ने बताया था मुझे कि रूपाली कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगी, इसलिए हमने सचिन के कमरे में एक कैमरा फिट कर दिया था। सबने देखा उसका वीडियो, सबने थूका रूपाली पे। हेलो सर, राम और छोटू कुछ बताना चाहते हैं। हम लोग राजेश सेठ की बातों में आ गए थे साहब। उन्होंने हमको भड़काया और बोला कि सचिन भाव का धंधा अच्छा चल रहा है और पगार बढ़ाने को बोलो। राजेश सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था साहब, इसलिए वो सचिन सेठ से चलते थे। आराम से आराम से आराम से। क्या रे सचिन, राणे का ऑर्डर पहले मुझे मिला था, तूने मेरे कस्टमर पे हाथ क्यों डाला? मैं क्यों किसी पे हाथ डालूंगा भाई? और राणे सेठ ने मुझे पहले ऑनलाइन ऑर्डर दिया है। तू पूछ ना राणे सेठ को, पूछ कि तेरी घटिया मिठाई के ऑर्डर को छोड़ के उन्होंने मेरी टॉप क्लास मिठाई की ऑर्डर क्यों दी, पूछ उनको। अरे धंधे में आके 2 दिन नहीं हुए तुझे और हवा में उड़ने लगा है तू। ऑनलाइन खेलेगा मेरे साथ तू? अभी इंजीनियर है ना तू, वहीं जाके खेलना ये सब। यहाँ मेरा धंधा क्यों चौपट कर रहा है तू? देख राजेश, ये तीखा तेवर ना मिठाई बेचने वाले को सूट नहीं करता। तू भी शुरू करना ऑनलाइन बिजनेस, तुझे किसने रोका है? देख मला खूप उशीर होतोय, बहुत बड़ी ऑर्डर है, मुझे काम करने दे। देखता हूँ मैं अब तुझे। राजेश सेठ ने हमको भड़काया कि हम ज्यादा पैसे की डिमांड करें। हम उनकी बातों में आगे साहब, लेकिन सचिन सेठ ने हमको नौकरी से निकाल दिया साहब। बस इतनी सी बात है साहब। फिलहाल इन दोनों को जाने दो, लेकिन नजर रखना। सर शिंदे, सचिन के कॉल लॉग में जो लैंडलाइन से मिस कॉल्स थे उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, वो कॉल्स कैसे पीसीओ से किए गए थे, लेकिन किसने किए वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। लेकिन शिंदे, इस केस को क्रैक करने के लिए हमें कोई ना कोई लीड तो चाहिए। राम और छोटू के हिसाब से राजेश सचिन से जलता था, और वहीं दूसरी तरफ राजेश की बहन रूपाली किसी भी तरीके सचिन को हासिल करना चाहती थी। इस हिसाब से इन दोनों भाई बहन के पास मोटिव तो है सचिन को किडनैप करने का। कहीं सारे कांड में इन दोनों का हाथ तो नहीं है? हाँ सर, मैंने सचिन को धमकी जरूर दी थी और हम दोनों में थोड़ी गर्मागर्मी भी हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं उसका किडनैप कर लूँ। सर वो बेंगलोर में इंजीनियर था, वहीं जाके नौकरी करता। मुझे तो लगा था इसके पापा भी दुकान बंद करके उसी के पास चले जाएंगे, लेकिन उल्टा वो यहाँ आया और वो ऑनलाइन करके पूरे कस्टमर खींच लिए और मेरा धंधा चौपट कर दिया सर। इसीलिए मैंने उसका धंधा चौपट करने के लिए राम और छोटू को उकसाया। लेकिन आई शपथ, खरं सांगतो सर, मैंने उसका किडनैप नहीं किया है। जी सर, मैं सचिन को बहुत पसंद करती थी, पर पता नहीं उसे उस प्रीति में क्या दिखता था जो सचिन ने उससे एंगेजमेंट कर ली। और मैंने सोचा कि शादी से पहले एक आखिरी बार ट्राई कर लूँ, पर सर उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और उसके बाद से मैंने सचिन से कभी बात भी नहीं की। और मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। शिंदे, ये जितना सीधा अपने आप को बता रहे हैं उतना है नहीं। हो सकता है ये काम इन्होंने खुद ना किया हो, किसी और से करवाया हो। कड़ी निगरानी रखो इन पर। सर हमारा सचिन मिल जाएगा ना? राधिका स्वीट्स हमारी बहुत पुरानी दुकान है। मैं और सुरेंद्र दोनों पार्टनर थे और हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी सर। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, लेकिन सुरेंद्र की बीवी नैना के भड़काने के बाद सुरेंद्र ने अपना हिस्सा अलग कर लिया और हमारी दुकान के पास एक नई दुकान खोली, न्यू राधिका स्वीट्स के नाम से। लेकिन उनकी दुकान चली नहीं। इसके बाद सुरेंद्र की बीवी हमसे जलने लगी और उसने अपने लड़के को मेरे लड़के के खिलाफ भड़काया।
और वो उसका दुश्मन बन गया, और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो अपनी बेटी को मेरे लड़के को फंसाने के लिए लगाया। अगर उन दोनों की शादी हो जाती तो दोनों दुकानें फिर से एक हो जाती, और फायदा उन्हीं का था। देखा, तुम्हारा खास दोस्त है ना वो, क्या सोचता है हमारे बारे में। देखा, एक तो मेरी बेटी को बदनाम कर दिया, धंधा भी छुड़ा दिया, और अब क्या जीने भी नहीं देंगे क्या हमें? कीड़े पड़ेंगे उन्हें। नैना काय है? क्या नैना नैना? जाओ जाके पूछो तुम्हारे दोस्त से क्यों हमें बदनाम कर रहा है। साहब खरं सांगते मी, बहुत पैसे वाले लोग हैं और इकलौता बेटा। साहब हो सकता है ना पैसे के लिए किसी ने उसको उठाया होगा, फिर हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? सर अभी तक रैंसम का कोई भी कॉल नहीं आया। शिंदे, हो सकता है किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी पर्सनल रीजन की वजह से की गई हो। सर क्या इसके पीछे सुरेंद्र की बीवी हो सकती है? क्योंकि जलन में इंसान कुछ भी कर सकता है, और हो सकता है कि इसमें उसके बेटे बेटे भी शामिल हो। इन पर 24 घंटे नजर रखो, इनकी मूवमेंट से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। सर आता मी सोडत नाही बघ। श्रद्धा, ए श्रद्धा, अरे क्या चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, क्या चाहते हो तुम? इतना कुछ किया फिर भी तुम लोगों का मन नहीं भरा? पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दिया आप लोगों की। आप लोगों को कैसे पता चला तुम्हारे बेटे को हमने उठाया है? हाँ, अरे कितने झूठे इल्जाम लगाओगे हम पर, कितने लगाओगे? अगर मैंने बद्दुआ दी ना तो जिंदगी भर अपने बेटे का मुंह नहीं देख पाओगे। नैना, नैना, एक काय भाडेपणा लावलंस? चल ना बाबा घरी, चल ना। मुझे कोई शौक नहीं है रहने का, इनकी मरूद सूरत देखने का कोई शौक नहीं मुझे। चलो चल बघून घेईन, पण सोडणार नाही तुम्हाला, सोडणार नाही मी त्यांना, बघून घेईन। अरे इतना बड़ा इल्जाम आप पर, अरे कैसे शांत कर रहे हो आप? वैसे भी जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? क्यों? आप ही ने मुझे वो आइडिया दिया था ना बकवास सा, सचिन के कमरे में जाने का। मतलब नैना तुम? हाँ, मैंने ही दिया, तो क्या करती? हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर रूपाली की शादी सचिन से हो जाती ना तो फायदा हमारा ही होता। नैना, अगर दोबारा मेरे पे हाथ उठाया ना तो हाथ काट दूंगी। आई एम सॉरी विद्या जी, मैं आपको एलिमनी नहीं दिला पाया। केस पूरी तरह से उनके फेवर में था। सर ये डिटेक्टिव गोविंद सचिन के केस के बारे में इन्होंने पेपर में पढ़ा था, उसी के सिलसिले में कुछ बताना चाहते हैं। बैठिए। सर सचिन ने मुझे हायर किया था। हायर किया था? किस काम के लिए? उसे प्रीति के कैरेक्टर पे डाउट था। वो ये जानना चाहता था कि प्रीति का किसी से अफेयर है या नहीं। उसने मुझसे कहा कि मैं प्रीति पे नजर रखूं। फिर उसने मुझे नीलेश की फोटो भी दी और उन दोनों पे नजर रखने के लिए कहा। सर जब मैंने नीलेश और प्रीति पे नजर रखना शुरू किया तो मैंने ये पाया कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ दोस्त है। ये बात मैंने सचिन को भी बताई, लेकिन पता नहीं क्यों वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर उसने मुझे प्रीति की पास्ट की डिटेल्स निकालने को कहा। पास्ट में प्रीति के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके थे। प्रीति के पास में जितने भी बॉयफ्रेंड्स थे उनमें से कोई ऐसा भी है जिसके साथ प्रीति का? सर मुझे तो ऐसे कुछ सबूत नहीं मिले। मुझे प्रीति के बारे में जो भी डिटेल्स मिली मैंने वो सारी सचिन को दे दी। ये सब प्रीति के बॉयफ्रेंड्स हैं? है नहीं, थे। अब प्रीति इनमें से किसी के टच में नहीं। लेकिन बॉयफ्रेंड्स तो थे ना? सर प्रीति के एक्स बॉयफ्रेंड्स के फोटोज देखने के बाद सचिन काफी गुस्सा हुआ था। उसने मेरे सामने ही प्रीति से एंगेजमेंट तोड़ने की बात तक कह दी थी। उसे लेकर प्रीति का भाई उत्कर्ष सचिन से काफी नाराज हुआ था। सर सचिन ने मुझसे कहा कि मैं एंगेजमेंट तोड़ दूं, वरना वो सबको मेरा पास बता देगा। सर ये एक अरेंज मैरिज थी। उसको मैंने कहा कि ये प्रीति के जो भी रिलेशनशिप्स थे वो एंगेजमेंट के पहले के थे, और हर एक इंसान का एक पास्ट होता है। मैंने उसे समझाया कि उसका भी कोई एक पास्ट होगा। अच्छा, तो कहीं इसी वजह से तुम दोनों ने उसके साथ कुछ? नहीं सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोग इज्जतदार घर के लोग हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि इसके बारे में घर में बात करने से पहले हम सचिन से एक बार और बात करते हैं, लेकिन इसी बीच हमें सचिन की गायब होने की खबर आ गई। तो तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला था? सर मैं डर गई थी, क्योंकि हमारे बीच जो हुआ वो हमारे परिवार वालों को नहीं पता था। मैंने तो उसे इसलिए कॉल किया था ताकि वो एंगेजमेंट ना तोड़े, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। मैं अपने परिवार को क्या जवाब देती सर? शिंदे एक बात नोटिस करने वाली है, सचिन के इतने सारे दुश्मन हैं
और सबके पास अपना अपना एक मोटिव है सचिन को किडनैप करने का। हाँ सर, लेकिन राम और छोटू पर नजर बनाए रख लिया। वो लोग अभी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं और उनके अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपए जो उनकी सेविंग है। और ये रूपाली, वो भी बदनामी के बाद मोहल्ले में कम निकलती है, तो सचिन के गायब होने में इसका हाथ भी नहीं लग रहा। और राजेश पर नजर बनाए रखने के लिए हमने अपना एक कांस्टेबल तैनात किया है, लेकिन अभी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला सर। अब बचे प्रीति और उत्कर्ष। इन दोनों का मोटिव भी स्ट्रांग है, क्योंकि सचिन ने प्रीति के साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़कर शादी को बीच में लटका दिया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ही बदनामी से बचने के लिए सचिन को गायब किया हो? फिलहाल हमारे प्राइम सस्पेक्ट ये दोनों ही हैं। इन दोनों पर भी नजर रखो। सर प्रीति के कॉल रिकॉर्ड से नीलेश का नंबर मिल गया है। नंबर बेंगलोर का है। बैंगलोर? जी सर। ये सचिन भी पहले बैंगलोर में जॉब करता था ना? कहीं नीलेश, सचिन और प्रीति के तार बैंगलोर से तो नहीं जुड़े हैं? सचिन को आखिर क्यों किसी ने इस तरह से बंदी बनाकर रखा था, और जो लड़की उसके साथ कमरे में बंद थी, आखिर वो कौन थी? इस केस में पुलिस को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि सचिन की किडनैपिंग कौन कर सकता है और क्यों। और उसी दौरान बैंगलोर में सचिन के पुराने दफ्तर से पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली जिससे उनका नजरिया ही बदल गया। सर, सचिन हमारे ही ऑफिस में काम करता था। तो सचिन ने यहाँ से जॉब छोड़ी क्यों? छोड़ी नहीं सर, हमें उसे निकालना पड़ा। निकालना पड़ा? क्यों? सर एक्चुअली सचिन का हमारे ऑफिस में काम करने वाली फीमेल स्टाफ के प्रति बर्ताव ठीक नहीं था। सर, हमारे ऑफिस में काम करने वाली फीमेल स्टाफ ने उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट की थी। जब हमने इंटरनल इंक्वायरी की तो हमें पता लगा कि ये बात सही है, इसीलिए हमें सचिन को निकालना पड़ा। सर, असल हंगामा तो तब शुरू हुआ जब सचिन ने हमारे ही ऑफिस में काम करने वाले एक मेल एम्प्लॉय की वाइफ के साथ अफेयर किया, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे ही ऑफिस में काम करते थे। सचिन! नीलेश? यस सर। नीलेश की पत्नी के साथ सचिन का अफेयर था? यस सर। आपके पास नीलेश की फोटो तो होगी? यस सर। जस्ट अ मिनट सर। शिंदे, वो फोटो देना जो उस डिटेक्टिव ने दी थी। सर। सर, नीलेश। सचिन के बारे में कुछ ऐसे खुलासे हुए थे जिसके बारे में उसे जानने वाले सोच भी नहीं सकते थे। जहां सचिन को कैद करके रखा गया था, वो वहां से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। और जो लड़की उसके साथ कैद में थी, क्या वो सचिन को जानती थी? क्या सचिन की इस किडनैपिंग के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे थे जिनका खुलना अभी बाकी था? हाँ सर, ये कॉल्स मैंने ही किए थे, और इसलिए क्योंकि सचिन ने काम ही ऐसा किया था। अपने घर वालों के सामने तो एकदम महात्मा बनकर रहता है, लेकिन असल में बहुत नीच और घटिया आदमी। सर, मैंने उसे अपना दोस्त समझा था, लेकिन उसने मेरी बीवी के साथ ही अफेयर कर लिया, जिसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया। लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम सचिन को इतने कॉल्स क्यों करते थे? तसल्ली मिलती थी सर। जब जब मुझे ये बात याद आती थी कि उसकी वजह से मेरा डिवोर्स हुआ है, तब तब मैं उसे फोन करके गाली देता था। और जब उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया तो मैं दूसरे नंबर से उसे कॉल करने लगा। अच्छा लगता था, 2 मिनट के लिए सही, लेकिन उसे कॉल करके गाली देने में तसल्ली मिलती थी सर। और प्रीति? प्रीति से क्यों मिलते थे? सर, प्रीति तो बस एक मोहरा थी। मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि वो प्रीति से शादी करने वाला है। मैंने प्रीति का पीछा करना शुरू किया और जल्द ही वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई। फिर मैंने अपनी और प्रीति की मीटिंग की फोटो सचिन को भेजी। लेकिन सर, मैंने प्रीति के साथ कुछ गलत नहीं किया, और ना ही वो मेरे प्लान के बारे में जानती थी। मैं तो उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज कर रहा था ताकि मैं सचिन को दुख पहुंचा सकूं, उसे तकलीफ दे सकूं। सर, मैंने नीलेश का पूरा कॉल रिकॉर्ड क्रॉस चेक किया। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो वो क्लीन है, और बेंगलोर पुलिस को भी मैंने नीलेश पर नजर रखने के लिए बोल दिया है। शिंदे, इस सचिन का कैरेक्टर बड़ा अजीब निकला। एक ही वक्त पे दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ तो अपनी मंगेतर प्रीति पे शक कर रहा था, और दूसरी तरफ अपने बहुत सारे अफेयर चला के बैठा था। जिस आदमी का अपनी दोस्त की बीवी के साथ चक्कर हो सकता है, सोचो उसने अपने पास्ट में क्या क्या गुल खिलाए होंगे। हो सकता है सचिन की किडनैपिंग का कनेक्शन उसके पास से हो। मुझे लगता है हमें सचिन के पास को अच्छे से खंगालना चाहिए, और इसकी शुरुआत उसके कॉलेज से करता है। सचिन के कॉलेज से पुलिस को कई चौंका देने वाली बातें पता चली, जो शायद सचिन के आज को बर्बाद कर रही थी।
कॉलेज में सचिन के कई लड़कियों के साथ अफेयर थे और वहीं पुलिस को संध्या के बारे में पता चला, जिसके साथ सचिन ने तो कॉलेज में मजाक मस्ती में अफेयर किया था, लेकिन यही अफेयर संध्या की जिंदगी में तबाही बनकर आया था। संध्या सचिन को लेकर काफी सीरियस थी। पुलिस ने संध्या के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि संध्या के पिता फूल बेचने का काम करते थे। सर दुकान लॉक्ड है। ये फूल वाला आज आया नहीं? आज क्या साहब, ये तो कई महीनों से नहीं आया है। क्यों, कहाँ गया? साहब जाने से पहले बोल के गए थे कि नांदेड़ जा रहा है। नांदेड़? हाँ साहब। नांदेड़ में कहाँ? नांदेड़ में साहब ये तो नहीं मालूम मुझे। शिंदे, सचिन भी मिठाई की डिलीवरी लेके नांदेड़ ही गया था ना? हाँ सर। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। सर ये दुकान का ताला तोड़ के चेक करें। अच्छे से चेक करो, जल्दी। सर सर ये देखिए, ये फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेजो। मुझे लगता है सचिन को गायब करने में इन दोनों का ही हाथ है। सर हमें नांदेड़ चलना होगा फौरन। कदम साहब, आसपास पता करवाइए, शायद किसी ने कुछ देखा हो। जी। और इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। जी। कदम साहब, हमें इन दोनों की तलाश है। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये दोनों नांदेड़ में ही रहते हैं। इस आदमी को तो मैं जानता हूँ। मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। सचिन से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? उसे किडनैप क्यों किया? नफरत करता हूं मैं उस लड़के के नाम से। हैवान था वो, जिंदगी खराब कर दी उसने मेरी बेटी की। उसके चक्कर में मेरी बेटी पागल हो गई साहब। मैं रोज अपनी दुकान से उस सचिन को देखता था, हर हफ्ते किसी नई लड़की के साथ घूमता था और मेरी दुकान से फूल खरीद के उन लड़कियों को देता था। इस बीच पता नहीं साहब कब उसने मेरी बेटी संध्या को अपना शिकार बना दिया। अरे काका, आप यहाँ फूल बेच रहे हो, वो आपकी इज्जत पे माला चढ़ा रहा है। क्या हुआ? जब हमें पता चला, हमने सचिन को धमकी दी, उसको मारा पीटा भी। सचिन तो संध्या से दूर हो गया, लेकिन संध्या उससे अलग होने के गम में डूबती चली गई। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सचिन ने तो हमारी बेटी से मजाक मस्ती में ये रिश्ता रखा था, लेकिन मेरी बेटी इस रिश्ते को अपना सब कुछ मान चुकी थी। हमने सचिन के पिता से बात की, लेकिन उसने हमारा यकीन नहीं किया। फिर सचिन ने हमें धमकी भरा फोन किया कि अगर हमने ये बातें किसी और को बोल दी तो वो अपनी और संध्या की सारी उल्टी सीधी फोटो सबको दिखा देगा। इसलिए हम चुप हो गए, लेकिन शायद भगवान को हमारी मजबूरी दिखी और वक्त की सुई वापस घूमकर अपनी जगह पहुंची। लेकिन अब वक्त हमारा था। सचिन मिठाई की डिलीवरी लेके आया, लेकिन तब मेरे भतीजे प्रसाद ने सुना कि वो शादी करने जा रहा है। बाजू में सचिन, मुझे पता चला कि तुम्हारी भी शादी हो रही है अभी। हाँ, सगाई पक्की हो रही। इसलिए मेरे तीनों भतीजों ने उसे किडनैप किया। कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हमने उसे नहीं मारा साहब, हम तो ये चाहते थे कि वो हमारी बेटी से शादी करे। शायद हमारी बेटी ठीक हो जाती। इससे पहले कि हम सचिन की शादी संध्या से करते। ले चल जल्दी पहन ले। क्यों? क्योंकि तेरी शादी है मेरी बहन के साथ, समझे? नहीं करूंगा मैं तुझसे शादी। इससे अच्छे कि मैं तुम्हें जान लूंगा। शादी नहीं करूंगा तुझसे, मैं नहीं करूंगा शादी। तुम
जाओ यहाँ से। जाओ तो तुम जाओ। लेकिन जब उन लोगों को पता चलेगा कि तूने मुझे भगाया है तो वो लोग मुझे मार देंगे और क्या। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता साहब, लेकिन हमने उसे नहीं मारा है साहब। आखिरकार इस बात का खुलासा हुआ कि सचिन के अतीत का वो कौन सा राज था जो उसके आज पर भारी पड़ रहा था। लेकिन अगर संध्या के पिता की माने तो उन्होंने सचिन का खून नहीं किया था। पुलिस के सामने अब बड़ा सवाल यह था कि आखिर सचिन को किसने मारा और क्यों मारा। अखबार में इस हत्या के बारे में पढ़कर पुलिस के सामने एक ऐसा शख्स आया जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी है। सर, सचिन की फोटो न्यूज़पेपर में देखते ही सीधे हमारे पास आए। दरअसल जिस दिन सचिन की डेथ हुई थी, डेथ से कुछ देर पहले सचिन ने इनके मोबाइल से एक फोन किया था। किसे फोन किया था? सर वो तो मुझे पता नहीं। साहब वो भागता हुआ मेरे पास आया, मुझसे मेरा फोन मांगने लगा। मुझे एक फोन करना है आपके मोबाइल से। शक्ल से काफी परेशान लग रहा था और उसे चोट भी लगी थी। मुझे उस पे दया आ गया और मैंने अपना फोन उसे दे दिया। थैंक यू। शिंदे, फौरन पता करो इनके फोन से सचिन ने किसे फोन किया था। सर, ये फोन दीजिए। जी सर। पुलिस, संतोष कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है सर। लेकिन हुआ क्या है सर? हमें एक मर्डर के सिलसिले में उससे बात करनी है। सर, अंदर नहीं है वो। शिंदे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ऑटो स्टैंड, हर जगह ढूंढो उसे, क्विक। सर लेकिन बताइए ना किसका मर्डर हुआ है? सचिन पाटेकर। मैंने मारा सचिन को। क्यों मारा? सचिन मेरे भाई संतोष का दोस्त था। वो अक्सर भाई के साथ घर आता था। मुझे सचिन अच्छा लगता था और धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। हालांकि मैं जानती थी कि उसका बहुत लड़कियों के साथ अफेयर है और उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मेरे बाद किसी और लड़की के पास नहीं जाएगा। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये बात मैंने सचिन को बताई तो मुझे लगा वो मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन वो तो मुझे छोड़ के चला गया। मैं बहुत डर गई थी सर, इसलिए मैंने चुपचाप अबॉर्शन करा लिया। ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था और फिर मेरी शादी हो गई। मेरे पति और सचिन एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और सचिन को तो आदत थी अपने पुराने अफेयर्स के बारे में अपने दोस्तों के सामने डींगे हाँकने की। सचिन ने बिना जाने मेरे पति को मेरी प्रेगनेंसी की बात बता दी, जिससे नाराज होकर मेरे पति ने मुझसे डिवोर्स ले लिया और ये बात मैंने अपने भाई को बता दी। दिमाग खराब हो गया था मेरा जब मुझे ये पता चला। मैं उसे उसी दिन मार देना चाहता था जब वो नांदेड़ आया था। बाद में मुझे पता चला कि वो किडनैप हो गया है और एक दिन एक अननोन नंबर से उसने मुझे फोन किया। हेलो संतोष, मैं सचिन बात कर रहा हूँ। यार मैं आता नांदेड़ में है, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ यार। मैं मुझे किस लोगों ने किडनैप किया था। मैं पुलिस के पास नहीं जा सका क्योंकि सचिन फोन पर अपनी जान की भीख मांग रहा था। मैं तो इसी इंतजार में था कि कब उस कुत्ते को तड़पा तड़पा के मारूं, अपनी बहन की, अपने परिवार की इज्जत का बदला लूं। थैंक्स यार, तू आ गया। ये जगह सेफ थे, चल निकलते यहाँ से। वो लड़की को भी बचा। आपने कई बार ये सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आज का ये केस इस कहावत को सच साबित करता है। आज सचिन तो जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। भले ही सचिन का खून संतोष ने किया हो, पर राजेंद्र, संध्या, विद्या और शारदा, इन सब के विश्वास का खून सचिन ने कई बार किया था। सचिन के एक मजाक ने संध्या की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो आज भी पूरी तरह से दिमागी तौर पर ठीक नहीं हो पाई है।
जरूरत है कि हम अपने नजरिए को बदलें और रिश्तों की कदर करना सीखें। जिस दिन हमारा नजरिया बदलेगा उस दिन हमारा देश बदलेगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।